हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटोर जी। मेंटोर जी पर आप सभी का स्वागत है। क्लास नंबर 3 है पॉलिटी जो हमारी चल रही है। आई होप आपने वो 2 क्लास देखी होंगी और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ आई होगी। और जो भी चीज़ें बताई हैं वो सभी जो है एक थ्योरी बेसिस पे बताई है, एक स्टोरी बेसिस पे बताई हैं, जिससे कि कोई फैक्ट आपको ज़्यादा रटने ना पड़े और आपका काम सिर्फ वीडियो देख कर ही चल सकता हो। ठीक है, कराने को तो ये संविधान का निर्माण या संविधान क्या है ये सब एक क्लास का काम है, लेकिन एक डिटेल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फिर कोई भी आगे में एग्ज़ाम हो, परीक्षा हो, कोई भी यूपीएसआई तक की लेवल या यूपीपीसीएस तक का, उस तक ये सब कवर हो जाएगा। कोई लिखित परीक्षा भी होती है तो उसमें भी फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, टिक मार्क की जगह वो फैक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको उनके लिखने की भी आदत होनी चाहिए। और जो मैं तथ्य बोल रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी हैं, वो एक लिखित परीक्षा में भी काम आते हैं। ठीक है, तो डिटेल में कराने का सिर्फ यही कारण है फिर कोई एग्ज़ाम ना छूट पाए, छोटे से छोटा या फिर पीसीएस लेवल तक कोई भी एग्ज़ाम जिसमें लिखने का भी काम हो, तो आप उन सबको अपनी लैंग्वेज में, भाषा में, सरल भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो संविधान का निर्माण था। संविधान क्या है ये सब पढ़ लिया हमने, क्या है और क्यों है। ठीक है, अब इसके निर्माण की बात हो रही है और बात उस टाइप से हो रही है 1939 तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। जिस किसी भाई ने या बहन ने वीडियो नहीं देखी तो एक बार प्लीज़ पहले उन्हें देखेंगे, उसके बाद ये काम यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1939 तक पता है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस समय बहुत अफरा तफरी मच रही थी। भारतीय सैनिक भी कुछ गए हुए थे, तो इसके विरोध में कांग्रेस भी थी कि यार ये हमारे भारतीय सैनिक को बिना मर्जी के हमारे ये जो भेज दिए हैं, तो इसमें हमारे देश का भी अपमान है और सब चीज़ का अपमान होता है। तो उसके चलते हुए 1939 में क्या हुआ, पहली बार 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग थी, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसी के साथ साथ एक और विपक्ष पार्टी चल रही थी, या विपक्ष बोल लीजिए आप इसको। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, 22 दिसंबर 1939। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फैक्ट है, आप इसको याद कर सकते हैं या आपको वैसे भी याद ही हो जाएगा। अगले 3-4 वीडियो में इसका इस्तेमाल हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इस डेट का। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। फिर क्या होता है, अगले साल अंग्रेज क्या चाहते थे कि कैसी ना कैसी करके भारतीयों को समझाया जाए, मनाया जाए और कुछ दिन और इस पर राज किया जाए। लेकिन कांग्रेस या भारतीय मुस्लिम लीग जो थी वो मानने वाली नहीं थी। उन्हें सिर्फ एक ही मांग थी कि कैसी न कैसी हमारा देश आज़ाद हो और आज़ादी की तरह पर हम अपने संविधान का निर्माण कर सकते हो। फिर क्या 1940 में अगस्त ऑफर प्रस्ताव आया, अंग्रेजों ने इन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस को मनाने के लिए बात करी, लेकिन इसमें फिर वही बात हुई। कांग्रेस से पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने वही मांग कि हमें संविधान का निर्माण करना है। मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि हमें तो अलग देश चाहिए। दोनों की अलग मांग हो गई, तो उनकी कोई सहमति अंग्रेजों के साथ नहीं बनी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अगस्त ऑफर जो था हमारा ये सफल रहा, असफल रहा, तो ये ऑफर भी हमारा असफल हो गया। ठीक है, अगस्त ऑफर हमारा असफल रहा, इसकी भी कोई सफलता अंग्रेजों को हाथ नहीं लगी। इसके बाद फिर इन्होंने क्या करा, हमारे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के थे उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया उसी साल। इसके ही अपोजिशन में जो हमारा अगस्त ऑफर था इसको अपोज करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करा, जो कि 17 अक्टूबर 1940 को था। ठीक है, ये भी राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है बिलोंग रखते थे। तो 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरू किया। तो उसका क्वेश्चन बनता है पहले और दूसरे से, कि पहला सदस्य और दूसरा सदस्य। तो पहला सदस्य थे हमारे विनोबा भावे जी, और जो दूसरे की बात करते हैं, दूसरे बात हमारे थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि पहले व्यक्ति विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू, 2 व्यक्ति हमारे थे जो जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। कहां से हुआ था, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। तो ये हमारा जो शुरू हुआ था, ये हमारे जो पावनगर महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। ठीक है, जगह पता लग गई, जिसने किया वो पता लग गया। इसके बाद फिर आगे समय चला 1942 में क्रिप्स मिशन जो है, फिर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे अंग्रेज, उन्होंने फिर भारत आए। तो उन्होंने आगे फिर वही दोनों की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, फिर दोनों को बुलाया, फिर दोनों से सलाह मशवरा लिया और उनसे पूछा उनकी क्या दिक्कत है। तो दिक्कत फिर दोनों की वही अलग अलग थी। उन्हें पाकिस्तान अलग चाहिए था और इनको संविधान सभा अलग चाहिए थी, मतलब संविधान का निर्माण करना था। दोनों का वही कारण। तो फिर वही बात कि दोनों की सहमति नहीं बन पाई, ना तो राष्ट्रीय कांग्रेस की और ना ही मुस्लिम लीग की। तो ये भी असफल हो गया, इसकी भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी अंग्रेजों के।
तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई यहाँ से क्रिप्स मिशन सफल रहा या असफल रहा, तो ये भी हमारा असफल रहा है। तो बात ये थी कि जैसे हमारे साउथ ईस्ट एशिया में भी उन्हीं का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी बोल लीजिए या ब्रिटिश का राज था। तो वो क्या काम करते थे, जैसे उन्हें देशों को वो मुक्त करते जा रहे थे, मतलब छोड़ते जा रहे थे, लेकिन जो उनके द्वारा बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उनके द्वारा बनाई हुई महल, किले, रेलवे या उनके द्वारा कुछ पुल वगैरह बना था, उनको ध्वस्त करके जा रहे थे। मतलब अफरा तफरी का माहौल वहाँ बना हुआ था। मतलब ये था जैसे यहाँ से कोई जाता है तो अपने पुराने किले या मस्जिद या सड़क वड़क सब तोड़ ताड़ के वो जा रहे थे। उससे बहुत ही एक ऐसा माहौल था, भयानक माहौल था देखने लायक, कि भाई जिस देश से अंग्रेज जा रहे हैं, जिस जो जो उन्हें चीज़ बनाई है वो सब वो तोड़ के जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसका प्रभाव कितना बुरा पड़ता है एक देश की उन्नति के लिए, कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 50 साल या 100 साल में बना है, जिससे हम देश जाना जाता है या जिससे उन्होंने व्यापार करा है, वो अब फिलहाल ख़त्म होता जा रहा है। तो लोगों के लिए बहुत ही ये गंभीर विषय था। तो हमारे भी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे, इन्हें भी लगा यार ये और देशों के साथ ऐसा करते हैं छोड़ के जाने के बाद, तो हमारे देश का भी नंबर है, हमारा देश भी आज न कल आज़ाद होगा, तो ये फिर उसी काम को करेंगे। हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया अंग्रेजों के, बहुत चीज़ है, लाल किले हैं, सड़क हैं, पुल हैं, रेलवे हैं, सब उन्हीं की देन है। तो इन्हें फिर तोड़ के जाएंगे, तो इससे देश को बहुत ही भारी नुकसान होगा। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने एक सलाह करी, और महात्मा गांधी ने कहा कि नेहरू जी कोई ऐसी एक सेशन करिए। राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन हर साल होता था, कि उसमें हम इस बैठक को करें और इसमें कुछ निर्णय ले सकें कि इसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए। नेहरू जी बोलने लगे कि सेशन तो अभी हुआ है भाई, और अब सेशन का टाइम नहीं है। तो एक बात फिर मैं लास्ट क्लास में भूल गया था, गांधी जी ने बोली थी कि ऐसी कांग्रेस मैं बालू से, भारत के बालू से खड़ी कर सकता हूँ। इसका मतलब यह था कि नेहरू जी को सीधी सीधी चेतावनी थी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके खिलाफ भी महात्मा गांधी जा सकते हैं। तो जो आप मेरे निर्णय हैं या जो मेरे विचार हैं उनको आप इस चीज़ में भी इन्वॉल्व करिए। जो बैठक होती है तो उसको आप एक शस्त्र के बजाय 2 शस्त्र कर सकते हैं एक साल में। तो नेहरू जी ने फिर वो बैठक बुलाई। बैठक जो बुलाई उसके लिए 8 अगस्त 1942 को उसमें फैसला लिया गया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मतलब अंग्रेजों को अब यहाँ से लताड़ना चालू करने जा रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। किसने बोला? ये हमारे जो निर्णय लिया था वो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी जी के साथ। ठीक है, वो सेशन बुलाया था, उसमें ये निर्णय लिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। इसको ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसी को, जो 1942 में 9 अगस्त 1942 में हुआ था। इसका डिसीजन एक दिन पहले लिया था कि हम 9 अगस्त 1942 से एक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करेंगे और बड़े स्तर पर करेंगे। ये बैठक में फैसला लिया गया कि बड़े स्तर पर करेंगे। और ये शस्त्र जो बुलाया हमारे मुंबई में बुलाया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसमें निर्णय लिया। ये बात कहीं ना कहीं भनक जो अंग्रेजों को लगी। अंग्रेजों को भनक लगने के बाद अंग्रेजों ने क्या काम किया कि इससे एक दिन पहले 8 अगस्त को ही, ये शुरुआत इसकी हुई थी 9 को। ठीक है, ध्यान रखिए, 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई या अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, इससे एक दिन पहले 8 तारीख को 8 अगस्त 1942 को रात 12 बजे एक ऑपरेशन 0R अंग्रेजों ने स्टार्ट करा था, ब्रिटिशर ने। ठीक है, और इसमें यह किया इन्होंने कि जो भी कांग्रेस के बड़े नेता थे या भारत के लोकप्रिय नेता थे उन्हें रात को ही जेल में डाल दिया। जो भी मुख्य नेता थे उन्हें रात को जेल में डाल दिया, कि ताकि ये जो हमारा आंदोलन है कल शुरू होने वाला है दिन में, ये कहीं ना कहीं स्टार्ट ना हो पाए और इसका प्रभाव पूरे देश पे कम पड़ पाए। अब जो नेता थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और बड़े नेता थे, वो सब जेल के अंदर। तो अब ये शुरुआत तो हुई इसकी 9 तारीख को, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 तारीख की सुबह हुई, लेकिन उस स्तर पे नहीं हुई क्योंकि ये नेत्रहीन था, इसमें कोई लीडर नहीं था। लीडर तो सारे जेल में थे। तो आपको पता है जब लीडर नहीं होता तो फिर उस मूवमेंट का या उस सत्याग्रह का क्या प्रभाव होगा? बहुत कम होगा। जिस स्तर पे वो जाना चाहिए था, जो उसके निर्णय निकलने चाहिए थे, वो इस स्तर पे निर्णय नहीं निकल सकते। एक हम ऐसे भी आधार मान सकते हैं, जैसे कोई हम आंदोलन कर रहे हैं तो किसी एक के परिप्रेक्ष्य हम करेंगे या किसी के एक के हम नक्शे कदम पे चलेंगे तो उसका ज़्यादा प्रभाव होगा, उसके रिजल्ट हमारे सामने जल्दी आएंगे। ताकि उसके अलावा अगर कोई एब्सेंट है या कोई मुख्य नेता वहाँ नहीं है तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है सत्याग्रह का। होने को हुआ, चला, लेकिन उसका कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं हुआ जितना उसको होना चाहिए था। तो ऑपरेशन 0R के बाद जो हमारा ये क्विट इंडिया मूवमेंट चला, इसका कोई खास प्रभाव अंग्रेजों पर नहीं पड़ा। अब बात ये अंग्रेजों को पता थी कि जो मुख्य नेता कांग्रेस के हैं ये सारे जेल में हैं। तो अब ऐसा हुआ
कि इस दौरान चलते चलते 0 जब 1942 में फिर क्या हुआ, एक, तुम्हें पता है या नहीं पता तो मैं बता देता हूं, 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए थे। 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए, तो इंग्लैंड में जो चुनाव हुए उसमें जो जीत का नेता आए हमारे, वो आए एटली साहब, पूरा नाम है क्लाइमेट एटली, ठीक है। इससे पहले जो आपको पता है चर्चिल थे। तो इनके बारे में बताया जाता है, जो हमारे क्लाइमेट एटली थे ये काफ़ी उदारवादी थे, ठीक है, काफ़ी लिबरल थे। इन्होंने मतलब जैसे हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर भावनाएं होती है ना, इस तरह की इनकी भावना थी। तो इनका खुद का स्टेटमेंट भी था कि भारतीय को, ये मेरे शब्द नहीं है उनके शब्द है, कि भारतीय को उन्हें स्वतंत्र होने का अधिकार है, भारतीय को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ये खुद इनके शब्द थे क्लाइमेट एटली जी के, ये इनके विचार थे, ये काफ़ी उदारवादी तो नेता थे, ठीक है। तो इनकी सरकार आई तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि फिर कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होने लगी। इन्हें लगा कि भाई भारत तो अभी गुलाम अंग्रेजों का था ही, तो इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा जो है करा जाए कि जिससे इनको भारत को एक मुक्ति मिले और इनका संविधान का निर्माण हो और खुद इन्हीं के ही द्वारा किया जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक वेविल प्लान, ठीक है, लॉर्ड वेविल ये वायसराय थे, ये इन्होंने भारत भेजे कि जाओ और उनकी समस्या पूछो और उसका समाधान आप करो। वेविल प्लान जो था ये हमारा भारत आया 4 जून 1945 को, 4 जून 1945 को वेविल प्लान हमारा भारत आया और इसने फिर वही समस्या पूछी कि भाई बताइए आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिर वही इन्हें पता था कि भाई भारत में 2 ही चीज़ें हैं, एक तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। इन्होंने दोनों बुलाए कि हाँ बताइए क्या क्या समस्याएं हैं। भारतीय संविधान, भारतीय कांग्रेस ने कहा कि सर हमको अलग हमें अपना संविधान निर्माण करना है। चलो ठीक है, साइड बैठो, अब तुम बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। मुस्लिम लीग से पूछा, उन्होंने कहा हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए, पृथक पाकिस्तान, सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान हमें करना है, हमें पाकिस्तान का निर्माण करना है और पाकिस्तान अलग देश बनाना है। ठीक है, इसमें हम कोशिश करते हैं। अब कोशिश किए तो किए कैसे यार, इसका कोई निवारण तो था नहीं, क्योंकि जब 2 यहाँ हमारे यहाँ पार्टी थी और दोनों की सोच विचार अलग थे, तो इसका कोई निवारण नहीं हो सकता, ना इनके समझ में आया। तो ये प्लान भी हमारा फ्लॉप हो गया, वेविल प्लान भी फेल हो गया, ये योजना भी हमारी खत्म हो गई। इसने ताकि कई चीज़ें रखी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के सामने। जैसे एक बोला था कि इन्होंने कि जो भारतीय एक वायसराय परिषद होती थी, वायसराय परिषद होती थी, तो बैठक होती थी, तो उसमें बोला कि इस परिषद में एक तो वायसराय जो अंग्रेज होगा सिर्फ, और एक जो मुख्य सेनापति होगा वो अंग्रेज होगा, बाकी सब भारतीय होंगे। पहली बात तो ये बोली। एक ये बोली कि यार जो तुम्हारे इसमें ऑपरेशन 0R में जितने भी हमारे आपके बड़े नेता जो जेल के अंदर है, इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने ये भी रखी। तीसरी रखी कि जो भी हिंदू और मुस्लिम है उन्हें बराबर का हक दिया जाएगा, चुनाव में भी और वैसे भी अधिकार जो है इक्वली दिए जाएंगे। वो एक टुकड़ा उन्होंने मुस्लिम लीग की तरफ भी फेंका। एक चौथी बात थी कि जो है इसने कहा कि क्या काम किया, ये दोनों को वहाँ ले गए वेविल जी शिमला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को भी। वहाँ जाके इन्होंने एक समझौता भी साइन किया जिसको बोलते हैं शिमला समझौता। वो शिमला में ही हुआ था। किस किस के बीच? ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और INC के बीच हुआ था, ठीक है। लेकिन पूरी तरह ये भी विफल हो गया। क्वेश्चन आता है कि ये सफल रहा या असफल, तो ये भी विफल हो गया, इसका भी कोई निर्णय नहीं निकल पाया। उसके बाद सिरदर्द ये बना यार अब इस भारत को या मुस्लिम लीग को, राष्ट्रीय कांग्रेस को कैसे समझाया जाए। फिर उसके बाद हमने, या हम तो क्या ही कह रहे, इन्होंने अंग्रेजों ने या चर्चिल ने पूछ लीजिए या क्लाइमेट एटली जी ने एक मिशन भेजा जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। आपने सबने ही नाम सुना होगा शायद। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 को, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 को। इसमें 3 लोग थे, इसमें 3 लोग थे। क्वेश्चन यहां से बनता है कि इसमें कितने लोग थे और कौन कौन थे, ठीक है। 3 लोग थे इसमें।
एक तो थे एवी अलेक्जेंडर, एक थे लॉरेंस साहब, पैंथिक लॉरेंस, और एक थे तीसरे का नाम हमारा स्टैफोर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स जिन्होंने क्रिप्स मिशन लाए थे या क्रिप्स मिशन चलाया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसमें जो मेन आदमी था या जिसकी मुख्य भूमिका थी वो था पैथिक लॉरेंस, क्योंकि ये भारतीय सचिव था, मतलब भारत के अंदर जो सबसे मुख्य पोस्ट थी वही थी सचिव की, तो ये भारतीय मुख्य सचिव थे। तो सबसे ज़्यादा इनकी हस्तक्षेप रहा था कैबिनेट मिशन में, या सबसे ज़्यादा इनकी बात चली थी इस मिशन में, ठीक है। इस मिशन ने क्या बोला कि जिन्ना बुलाया कि हाँ भाई क्या क्या समस्या बताओ। जिन्ना वैसे तो शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन हौसले बहुत बुलंद थे, बोलते ठीक थे, वैसे बहुत सतर्क नेता थे, कठोर नेता थे। उन्होंने बोला अलग पाकिस्तान चाहिए। तू पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहा है भाई, तेरे पास कुछ आधार है? मान लिया हमने पाकिस्तान बना दिया तो तेरे पास कुछ आधार है कि ये जो अलग पाकिस्तान हम बनाएंगे इसकी तू रख रखाव करेगा? ये डायग्राम मैं एक बार बना रहा हूँ भारत का, इसको देख लीजिए, ज़्यादा कुछ यही है बस, इसमें सब कुछ कवर है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन तक मैंने शायद बना, ये भारत नक्शा था। तो इसमें इन्होंने बोला कि यार जैसे हम तुम्हें पाकिस्तान बना के दे दें तो कुछ आधार है, आप कैसे बनाओगे, कैसे चलाओगे पाकिस्तान को, क्या आधार रखोगे उसका? तो इन्होंने बोला कि आधार तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर क्यों बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान करता है? तो फिर भी नहीं डरे, इन्होंने बोला पाकिस्तान अलग चाहिए तो चाहिए, हौसले बुलंद तो सब कुछ बुलंद। बोला पाकिस्तान चाहिए ना, हाँ नु किसके आधार पर ले सकते हो? नु जिसका आधार आप बता दो उसी आधार पर हम पाकिस्तान को अलग कर देंगे। इन्होंने बोला कि यार मैं मुस्लिमों को जो है, हाँ भारत में मुस्लिम को अधिकार नहीं दे रखा है, उनका जो है शोषण होता है और उनके मौलिक अधिकार का हनन होता है, और ये होता है वो। इन्होंने 3-4 बातें रखी कि मैं मुस्लिम जो समुदाय है इसकी रक्षा करना चाहता हूँ, उनके लिए काम करना चाहता हूँ, मैं इनके लिए जीना चाहता हूँ, इनके हितों का संरक्षण मैं करूँगा। इससे क्या तात्पर्य है? इन्होंने बोला तात्पर्य ये है कि जितना मैं मुसलमानों से प्यार करता हूँ, जितने मुस्लिम वोटर्स हैं या मुस्लिम लोग हैं वो उतना ही मेरे से करते हैं। उन्होंने बोला तो एक काम करते हैं, फिर चुनाव करा लेते हैं। बोले चुनाव? हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, चुनाव का क्या मतलब है? यार जब तुम जिन्ना से बोलते हो, जब तुम मुस्लिम के लिए मरते हो तो वो भी तुम्हारे लिए मरते होंगे, जाहिर सी बात है। जब तुम उन्हें प्यार करते हो तो उनका प्यार तुम्हारे लिए होगा, वरना ऐसे तो पाकिस्तान अलग होगा नहीं, क्योंकि यार मुस्लिम यहाँ हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, कुछ मुस्लिम यहाँ हैं। अब मैं तुम्हें कहाँ से पाकिस्तान दूँ? मान लिया ये पाकिस्तान पहला है, ये पाकिस्तान दूसरा है, ये तीसरा, ये फोर्थ है, तो ऐसे तो बहुत सारे पाकिस्तान हो जाएंगे। अब ये और बाकी भारत रहा है, अब कैसे इसको काम करोगे इस पर बताइए? ना तो भारत ये यहाँ से समुद्री मार्ग को परमिशन दे सकता है, ना हवाई जहाज को उसको परमिशन दे सकता है, तो ऐसे तो देश निर्माण नहीं हो सकता भाई। पाकिस्तान अलग नहीं हो सकता, मैं ऐसे कैसे टुकड़े कर दूंगा कि यहाँ से अलग पाकिस्तान कर दूँ, यहाँ से अलग कर दूँ, ये कोई बंटवारा थोड़ा ना होगा, मैं कर दूंगा। उस टाइम वाई वो माउंट बैटन भी थे, उन्होंने बोला कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे बंटवारा हो जाएगा क्या? उन्होंने बोला नहीं हो सकता, तुम फिर जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करो। उन्हें एक लॉलीपॉप देने की बात करी, उन्होंने कहा ऐसा है, ऐसे करते हैं कि चुनाव करते हैं, ठीक है। अरे सबसे ज़्यादा समुदाय में अगर तुम्हारे पास मुसलमान हैं तो मुस्लिम तुम्हें वोट देंगे ना, हाँ तुम्हें वोट देंगे तो तुम्हारे नेता ज़्यादा आएंगे ना, हाँ हमारे नेता ज़्यादा आएंगे, नेता ज़्यादा आएंगे तो तुम सभा में जो है सबसे ज़्यादा नेतृत्व करने वाली पार्टी बन जाओगी ना, हाँ जब नेतृत्व करने वाली पार्टी बन जाओगी तो संविधान सभा का जब निर्माण होगा तो उसमें भी सबसे ज़्यादा आपके नेता होंगे ना, तो हाँ होंगे, जाहिर सी बात है। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे नेता होंगे तो सबसे ज़्यादा जो संविधान में जो प्रावधान होंगे वो मुस्लिम को लेके होंगे, मतलब तुम्हारे लिए होंगे। हाँ यार बात तो सही है। फिर तो जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे समझो, एक संविधान सभा का निर्माण करते हैं, संविधान सभा निर्माण करने के बाद जो भी उसमें फैसले लिए जाएंगे, जो भी उसमें चुनाव होगा, उसके लिए आप तैयार हो? हाँ हम तैयार हैं। फिर तैयार हो तो हम इसका कैबिनेट मिशन या एक संविधान सभा का निर्माण करते हैं। तो सर कर लीजिए। अब संविधान सभा का निर्माण कैसे करते हैं, इनकी बात सुन लीजिए। इन्होंने बोला टोटल 389 सीट पर चुनाव होगा, 389 सीट पर चुनाव होगा।
389 सीट में से 296 और 93, ये तो थी देसी रियासतें, देसी रियासत, राजे रजवाड़े जो थे उनके पास 93 सीटें थी, और ये थे हमारे प्रोविंसेस या प्रोविंसेस बोल लीजिए या प्रांत बोल लीजिए, ठीक है। ये हमारे प्रांत थे कि 296 जो सीटें होंगी वो प्रांत से होंगी और 93 होंगी रियासतें से, देसी रियासतों से होंगी जो राजे रजवाड़े हैं। और ये जो होंगी ये हमारी मनोनीत होंगी। मनोनीत का मतलब मैं समझाऊं आपको, मनोनीत का मतलब ये है कि यहाँ के अलग अलग राजा होंगे, तो वो अपनी तरफ से एक चुन के भेज देंगे सदस्य कि हमारी तरफ से ये हमारा नेतृत्व करेगा विधानसभा में, सॉरी संविधान सभा में। तो इनका चुनाव होना नहीं था, इनका चुनाव होना था, ठीक है। और चुनाव कैसा? अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट। हमारे देश में सिर्फ दो ही तरह के चुनाव होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क बता दूं, डायरेक्ट चुनाव वे है जिसमें हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, जिसमें आम जनता वोट करती है, और इनडायरेक्ट वो जिसमें आम जनता वोट नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए डायरेक्ट चुनाव कौन से? लोकसभा के होते हैं, विधानसभा के होते हैं, प्रधान के होते हैं, ये हमारे डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट वोट होती हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। या प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अप्रत्यक्ष क्या होते हैं? जैसे राष्ट्रपति में आप वोट डालते हो? नहीं डालते। उपराष्ट्रपति या छोटे स्तर पे हमारे आपके स्तर पे तो ब्लॉक प्रमुख को हम वोट नहीं डालते, हम बीडीसी को वोट डालते हैं, बीडीसी सदस्य उनको वोट डालते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को हम वोट नहीं डालते। तो ये अप्रत्यक्ष होते हैं, जिनको डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती वो अप्रत्यक्ष, और जिनको डायरेक्ट करती है वो प्रत्यक्ष। तो इनके चुनाव होने थे, वो चुनाव भी कैसे? अप्रत्यक्ष। अब ये बड़े खुश हुए मुस्लिम लीग वाले कि यार अब तो इसमें मजा आने वाला है, अब चुनाव होंगे और चुनाव में तुम्हारी पार्टी जीत के आएगी, और जब तुम्हारी पार्टी जीत के आएगी तो सबसे ज़्यादा तुम्हारी सभा में वो लोग बैठेंगे, संविधान सभा में, तो जो निर्णय होंगे वो सबसे ज़्यादा इसके फैसले जो है मुस्लिम को लेकर होंगे, उनके हितों का ज़्यादा संरक्षण होगा, उनके हितों की ज़्यादा बात होगी। तो इसी चर्चा को लेते हुए चुनाव हुए। चुनाव में जब रिजल्ट आया तो इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो सीटों का बंटवारा था ना 296 जो थी, इसमें फिर कैटेगराइज भी थे, जैसे रिजर्व होते हैं ना आज के टाइम में। जो 296 सीटें थी हमारी, इसमें बंटवारे थे ऐसे, एक मिनट, 296 जो इन पे चुनाव होना था प्रत्यक्ष रूप से, इसमें कुछ मुस्लिम थे और कुछ सिख थे और कुछ अनरिजर्व थे, ठीक है। ये अलग, जैसे आज भी कैटेगराइज होती है कि मुस्लिम अलग, सिख अलग और कुछ अनरिजर्व थी, ये तीनों चीजें थी। इन तीनों चुनाव हुए और जो चुनाव का रिजल्ट आया, चुनाव के रिजल्ट के बाद एक ऐसा शॉकिंग न्यूज़ था मुस्लिम लीग के लिए कि 296 सीट से, एक क्वेश्चन बता दूं मैं, रिजल्ट कब आया था इनका? 16 को, 16 आई थिंक अगस्त 1946 को, ठीक है। रिजल्ट जो आया 16 अगस्त 1946 को, और रिजल्ट में देखा गया कि यार 296 सीट से में से 208 सीट तो कांग्रेस की और सिर्फ 73 सीटें मुस्लिम लीग के पास। अब जिन्ना जी हक्का बक्का रह गए, यार ये क्या हुआ, ऐसे कैसे पार्टी बनेगी? अब इनके पास कोई और चारा भी नहीं था, ना ये इसको इनवैलिड घोषित कर सकते थे चुनाव को, क्योंकि फिर अंग्रेज इन्हें ताड़ते धमकाते और ये पाकिस्तान की मांग फिर बंद हो जाती। तो इन्होंने फिर अपना दूसरा रुख अपनाया, जैसा आज के समय भी होता है। इन्होंने मारकाट शुरू कर दी और इस लेवल पे कर दी कि आप सोच नहीं सकते हो। रिपोर्ट के अनुसार बताते हैं कि 60 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये किताबी आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, 60 लाख लोगों की, आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर था। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि खून की नदियाँ बही थी। हाँ, खून की नदियाँ ही बही थी, चारों तरफ मारकाट, चारों तरफ यही माहौल, भयभीत माहौल। इसी दिन से, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था ना,
डायरेक्ट एक्शन डे से या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने। यहां से क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे किस पार्टी ने मनाया या किस डेट को? तो पार्टी थी हमारी मुस्लिम लीग और डेट थी हमारी 16 अगस्त, जिस दिन इसका रिजल्ट आया था। डायरेक्ट एक्शन डे घोषणा कर दी। और ये घोषणा कब तक चली? घोषणा का मतलब ये है, ये काम मारकाट कब तक चली? ये चली हमारी 14 अगस्त 1947 तक, जब तक पाकिस्तान अलग देश नहीं बन गया। ठीक है, मारकाट कब तक चली? 14 अगस्त 1947 तक अलग पाकिस्तान हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, खुद एक रिपोर्ट के अनुसार या इतने ज़्यादा खून या मारकाट हुई थी, आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि 20 फरवरी 1947, डेट को याद रखनी है, मत रखो, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 20 फरवरी 1947 को खुद घोषणा करी थी एटली जी ने कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे 23 जून 1948 तक। कब तक? 30 जून 1948 को भारत आज़ाद कर देंगे, 30 जून तक। देख रहे हो कितना समय है? 15 अगस्त 1947 को हो गया और लगभग 1 साल का समय और था। लेकिन ये हुआ कब? ये 1 साल पहले करना पड़ा। किसके कारण? जो माहौल था, माउंटबेटन जी ने कहा एटली जी को, भाई 1 साल हो सकता है भारत पाकिस्तान तो कुछ अलग था ही नहीं, यहाँ कोई लोग ही ना बचे, सारे आपस में मर जाएं, तो फिर अलग यार इन्हें स्वतंत्र करने का हमारा उद्देश्य क्या होगा या फायदा ही क्या होगा जब लोग ही नहीं बचेंगे। इतनी मारकाट हो रही है, 1 करोड़ से ऊपर लोग मर गए हैं यहाँ, आप एक साल बाद की बात कर रहे हो। तो इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए अंग्रेजों ने घबराने के बाद ये 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद किया था। वरना डेट ये थी जो आज़ाद होने की जो डेट थी। खुद इंग्लैंड के प्रिंस बोल लो या राष्ट्रपति बोल दो, कुछ ही बोल दीजिए, क्लाइमेट एटली जी के सब थे। ठीक है, लेकिन माउंटबेटन जी के कहने पर ये 15 अगस्त 1947 को ये काम करना पड़ा, भारत को आज़ाद करना पड़ा। ठीक है, अब ये बात हो गई सारी, चुनाव हो गए। चुनाव होने के बाद स्लाइड ऐड कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन हो गया कब? 1946 को। ठीक है, 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। गठन होने के बाद इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं अब साथ के साथ फैक्ट आपको बताता चलूंगा कि इसमें बैठकें हुई थी। भाई चुनाव हो गया, हमारे चुनाव के बाद रिजल्ट आया, जो सदस्य जीत का है उनकी बैठक होनी है। अब बैठक में जो होना है, ये 3 चीज़ें होनी है। पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी। सबसे ज़्यादा जरूरी ये 3 बैठक है, इन तीनों से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहली बैठक हुई थी, डेट याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अध्यक्ष जो थे इसके थे SC सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। SC सिन्हा थे, जो परमानेंट नहीं थे, नॉन परमानेंट थे, या टेम्परेरी बोल लीजिए आप, या अस्थायी सदस्य। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, एक सम्मानित के तौर पे सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे संविधान सभा में। तो ये हो गए। ठीक है, दूसरी हुई फिर 2 दिन बाद। फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखना 2 दिन बाद, 2 दिन की जिंदगी है और 2 दिन का काम है ये। उसमें हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे स्थायी सदस्य बन गए थे, स्थायी सदस्य हमारे बन गए थे दूसरी संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें। ठीक है, तीसरी हुई थी हमारी 13 दिसंबर 1946 तक। और राजेंद्र प्रसाद तब तक रहेंगे, तब तक हमारी आखिरी संविधान सभा की बैठक नहीं हो जाएगी। ये आगे इस्तेमाल होगा इस जो शब्द मैं बोल रहा हूँ लाइन, मतलब जो सेकंड हमारी संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें चुने गए, और ये तब तक रहेंगे जब तक संविधान सभा की बैठक आखिरी बैठक नहीं होगी, तब तक यही अध्यक्ष रहेंगे। स्थायी अध्यक्ष है ना ये,
ये मतलब परमानेंट मेंबर है, परमानेंट अध्यक्ष हैं, ठीक है, हेड हैं। तो इसके भी जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद ही होंगे, परमानेंट हो गए। तब 30वीं बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 13 दिसंबर 1946 को पहली बार अविश्वास प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की मांग उठी या ये रखा गया संविधान सभा में। कौन सी बैठक में? 30वीं बैठक में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये एक तरह का क्या था? एक तरीके का एक एक पेपर था जिस पेपर पर भारत की सारी मूलभूत जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो लिखे हुए थे कि भारत ऐसा होना चाहिए, भारत में ये चीज़ें होनी चाहिए संविधान के लिए, कि भारत एक संप्रभु देश होना चाहिए, ये भारत मतलब लोगों को मूलाधिकार देने चाहिए, और उसके जो अल्पसंख्यक हमारा वर्ग है उनके संरक्षण के लिए हमें कुछ ना कुछ भारत से उम्मीदें हैं कि इनके हितों के लिए कुछ ना कुछ संरक्षण होना चाहिए। जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं जैसे सिख हैं, जैन हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यकों में आते हैं। तो ये इस विषय पर ये इस पन्ने पर लिखा था जिसको हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं या उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं। ये हमारे संविधान की 30वीं बैठक में रखा गया। एक क्वेश्चन बनता है, जैसे हमारी प्रस्तावना आगे पढ़ेंगे हम। प्रस्तावना क्या होता है? एनसीईआरटी की हर दूसरे पन्ने पे हर दूसरे पन्ने पे ये होता है कि भाई हमारी प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना भी सिर्फ एक यही है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है प्रस्तावना है, उसका मूलभूत आधार क्या था? तो उसका था हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव की ही नींव पर उसकी नींव टिकी हुई है, या जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी वही चीज़ें हमारी आज जो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें है। तो एक ऐसा प्रस्तावना हम इसको तब देखते थे, ठीक है। तो उद्देश्य रिजोल्यूशन प्रस्ताव जो था ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की जो 30वीं बैठक थी इसमें प्रस्तुत हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर इसमें बनता है यार कि जो हमारी ये संविधान सभा थी, पहली वाली संविधान सभा की पहली बैठक थी, इसमें कुल सदस्य कितने बैठे थे? कितने सदस्यों यहाँ गए? तो ये थे 211। बहुत कम सदस्य थे। कौन नहीं गया होगा आपके हिसाब से? बताइए। मैं आपसे पूछूं कि इसमें 211 सदस्य थे कुल, तो कौन सदस्य नहीं गया होगा इसमें? मोटी सी बात है यार, मुस्लिम लीग नहीं गई होगी, जब उनके हितों की बात हो ही नहीं रही। तो मुस्लिम लीग नहीं गई। एक जो हमारे 93 जो थे सीटें थी, राजे रजवाड़े जो थे, इन्होंने कोई अपना वो नहीं भेजा सदस्य। ये तो अपने आप में राजा थे, इनके पास खुद चल गाओ, ये किसी के पास नहीं जाएंगे। तो ये भी नहीं, वहाँ नहीं पहुँचे, इसलिए 211 सदस्य हमारी पहली जो बैठक हुई थी उसमें मौजूद थे, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि हस्ताक्षर, संविधान पर जो हस्ताक्षर थे वो कितने लोगों के थे? तो वो थे 284 लोगों के, ठीक है। हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर, 284 लोगों के हस्ताक्षर थे। मतलब जो लास्ट संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें आप ये मान लीजिए 284 सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे कि हाँ ये हमारा संविधान है, हम इसको स्वीकार करते हैं। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था संविधान सभा ने। किसको? हमारे संविधान को, ठीक है। ये तो थी हमारी आज की इस क्लास की बातें, और कुछ बातें ऐसी हैं कि नेक्स्ट वीडियो में है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उस वीडियो में हम बात आगे करेंगे कि इसकी बैठक हुई थी, उस बैठक में कितनी बैठकें हुई थी, या संविधान सभा की जो बोलते हैं समितियाँ थी, ये कौन कौन समितियाँ थी, किसका कौन अध्यक्ष था, क्या कार्य था, या 24 जनवरी को क्या होता है, 26 जनवरी को क्या था, संविधान दिवस कब होता है, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में करेंगे। और फिर वो 4th वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उस वीडियो में मैं आपको सारी जो 4 वीडियो हैं उसको एक बार रिकैप करा देता हूँ, रिवाइज करा दूंगा 10 मिनट में, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, जो भी फैक्ट हमने पहली क्लास से और 4th क्लास तक पढ़े हैं वो 10 मिनट में मैं रिवाइज करा दूंगा आपको एक बार। मैंने काफ़ी डीप पढ़ाया है, इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट हैं वो सिर्फ 10 मिनट के ही हैं। जो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आते हैं वो सिर्फ जो मैं 10 मिनट में बाद में रिवाइज कराऊंगा, गारंटी बोल रहा हूँ क्वेश्चन वहीं से फंस जाएगा, ठीक है। इतना विश्वास करना, और
उस वीडियो को जो लास्ट तक है, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें लास्ट में ही मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो हमने 4 वीडियो में किया है। ठीक है, तो जो भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करना और लाइक कर देना। और जो इसमें कोई क्वेश्चन डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में नहीं आया या मेरे से कोई गलती होगी उसमें, तो एक बार आप कमेंट कर देना, मैं आपको अपने खुद ही आपको आंसर दे दूंगा। अगर कोई गलती होगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार करूँगा, उसको निवारण कर दूंगा। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।